गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हमारा कंटिन्यू डिस्कशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हो रहा है। हमने फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड किया है, शूट किया है, आप उसे जाकर डिटेल में देख सकते हैं। जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें स्टार्टिंग जो इनिशियल ऑब्लिगेशंस हैं, कब एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होने के कौन कौन से इसेंशियल एग्रीमेंट पार्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है, कॉन्ट्रैक्ट के एज पर सेक्शन 10 कौन कौन से इसेंशियल आइटम्स होते हैं और अदर देन सेक्शन 10 कौन कौन से होते हैं, ये सारी डिस्कशन हमने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हम उसके आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूं, जिसमें सेक्शन 10 के हिसाब से कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 10 कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। पहला कंडीशन है दिस इज व्हाट ऑफर एन एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, यानी जब तक दो लोगों के बीच में एक आदमी ने, फर्स्ट पार्टी ने अगर ऑफर किया हो और सामने वाली पार्टी ने यानी सेकंड पार्टी ने एक्सेप्ट किया हो, यानी किसी एक पार्टी ने ऑफर, दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट किया हो, तो जाके होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे एक शॉपकीपर के पास अब गए, उसने बोला कि जो आइटम आप खरीदने जा रहे हो वो 100 रुपीज का है, आपने उसको कहा 90 का दे दो, तो आपने उसको जो ऑफर दिया उसने उस पर हां नहीं किया और उसने जो ऑफर दिया था आपने उसे मॉडिफाई कर दिया, शॉप में बात मानी नहीं। तो इस तरह के चीजों को ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाता। अगर उसने कहा 90 का ले लो और आपने कहा हां ठीक है दे दो, तो इस केस में ऑफर और एक्सेप्टेंस हो सकता है। लेकिन जब दोनों के डिफरेंस टर्म्स में अगर वेरिएशन आ जाएगी, कोई भी डिफरेंसेस रहेगा, तो उस केस में ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगा। यानी एग्रीमेंट होने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है और दोनों सेम मुद्दे पे सहमत होना जरूरी है, यानी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होना जरूरी है। और मैंने बताया है एग्रीमेंट होने के लिए साथ में कंसिडरेशन का भी होना बोथ पार्टीज के द्वारा जरूरी है। तो ये पहली कंडीशन है एज पर सेक्शन 10। दूसरी कंडीशन फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है कि जो लोग भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके पास वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझें और बिना किसी दबाव के, अपनी मुक्त सहमति से, मुक्त विचारों से, किसी बिना दबाव के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर किसी के दबाव में आप कर रहे हैं, अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं है, तो उस केस में यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कंसेस एड आइटम। इसका मतलब यही होता है कि फ्री कंसेंट मस्ट, मतलब कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेस एड आइटम, इसका मतलब होता है कंसेंट मस्ट बी फ्री। विदाउट फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी पॉसिबल। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये और एक्सप्लेन करेगा। एग्जांपल नंबर 11 कहता है who own 2 cars is selling red car to B. B thinks he is purchasing the black car. अब ये क्या बात हुई? पहली बात तो एक ने बोला कि वो, एक सोचता है कि वो रेड कार दे रहा है और दूसरे को लग रहा है कि वो ब्लैक कार खरीद रहा है, तो देयर इज नो कंसेस एड आइटम, हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो कॉन्सेस ही नहीं है, आपस में एग्रीमेंट ही, दोनों एक ही बात पे सहमत नहीं है। दूसरा एग्जांपल है A threatened to shoot B. अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि एक ने धमकाया कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। If B does not lend him 2 lakhs, okay, अगर वो 2 लाख रुपए ना दे उसे उधारी तो वो गोली मार देगा। And B agree to it, और B सहमत हो जाता है। तो बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? एब्सोल्युटली नहीं है, क्योंकि जब B सहमत इसलिए हुआ क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है। तो बी ने अगर दबाव में हां कह भी दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है, इट कैन नॉट बी, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कैपेसिटी टू पार्टीज, जिसमें मैंने कहा था कि माइनर कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको ये समझना है कि कैपेसिटी में 3 कंडीशंस होती हैं। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो कैपेसिटी है, और नहीं हो रहा है तो नहीं है। पहला कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट Who is the age of majority according to the law, यानी कानून के मुताबिक वो व्यक्ति मेजर होना चाहिए। अब माइनर कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी है, मतलब 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है,
मींस ऑल्टरनेटिवली देखोगे तो माइनर कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है इज द साउंड माइंड, यानी वो दिमाग से सीधा है, पैदल नहीं है, मतलब कि वो बेहोश नहीं है, वो पागल नहीं है, इसका मतलब ये है, ल्यूनाटिक नहीं है, वो सोच समझ सकता है। और तीसरा, उसे किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए या एंटायरली हो सकता है कि कोर्ट के किसी ऑर्डर के द्वारा वो कॉम्पिटेंट नहीं रह गया हो, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट एज पर द ऑर्डर बाय द कोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहां पर 3 बातें मैंने कही। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन ओनली बाय अ पर्सन हु ऑब्टेन द मेजॉरिटी एज पर द लॉ। दूसरा मैंने कहा ही इज द साउंड माइंड, ही इज इन साउंड माइंड। तीसरा मैंने कहा ही इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी ऑफ द लॉ, यानी किसी भी कानून के मुताबिक उस ऑब्जेक्ट को करने के लिए उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। अगर ये 3 शर्तें पूरी होती हैं तो वो क्वालिफाइड हो जाएगा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई। इसकी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट पार्ट में कहीं ना कहीं होगा जरूर। इसके बाद कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। और एक लॉ है जिसे कहते हैं हम लोग नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी बिना कंसिडरेशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मतलब अगर आपने मुझसे कोई एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में कंसिडरेशन आप मुझे नहीं दे रहे हो तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी हैपन। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो एक है कि क्वाइट प्रो क्यू, इसका मतलब है कि समथिंग इन रिटर्न, यानी कंसिडरेशन होना जरूरी है एंड दैट कंसिडरेशन मस्ट बी वैल्यूएबल। कंसिडरेशन एज पर लॉ होना चाहिए, जैसे कि इमोशंस, स्नेह, प्रेम, ये सब चीजें कंसिडरेशन नहीं हो सकती। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल एंड इट मस्ट बी द वैल्यूएबल एज पर द लॉ। कानून के नजरों में उसकी कीमत होनी चाहिए। देयर इज कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी सम राइट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बीइंग अक्यूरिंग इन वन पार्टी, मतलब किसी को आप अधिकार दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, तो ये सब चीजें कंसिडरेशन हो सकती हैं। यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए अग्री टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर 100 रुपीज, मतलब ए अग्री है अपनी किताब को बेचने के लिए बी को 100 रुपए में। वेरी गुड। लेकिन क्या अब ए प्रॉमिस तो कर रहा है, ठीक है, ए बी इज प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज फॉर ए प्रॉमिस टू सेल हिज बुक्स। तो ए प्रॉमिस कर रहा है अपनी किताब को बेचने के लिए, तो ए के लिए कंसिडरेशन 100 रुपया है और बी के लिए कंसिडरेशन बुक है। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, ये मैं पहले बता चुका हूं, लीगल होना चाहिए। अब यहां पे एक एग्जांपल दिया है, ए प्रॉमिस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी। मतलब यहां पे देखो कंसिडरेशन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है कि रॉबरी, यानी जो डाका डाल रखा है उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन है उसे ड्रॉप कर देगा। भाई इलीगल है, भाई कोई भी इलीगल काम उसने करी है, उसके खिलाफ केस चल रहा है, आप उसके केस को, प्रोसिक्यूशन को ड्रॉप करने की बात कर रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव जो है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड नहीं है। तो दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब इट इज नॉट वैलिड, डिटेल डिस्कशन बाद में होगा। एंड कई कॉन्ट्रैक्ट्स को डिक्लेयरली वॉइड घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे काम को भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। एक बार पहले ओवरव्यू लेते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी के आधार पर यहां पर 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जिसे कोर्ट में टोटली वैलिडिटी दी गई है, कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है, वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफोर्सिबिलिटी भी है, सब कुछ है। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है लेकिन उसे कोर्ट सहमत नहीं होगी, उसकी बातों को नहीं मानेगी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इनफोर्सिबिलिटी जरूरी है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये वॉइड कैसे हो सकता है? तो देखो, मैंने आपके साथ कोई आज कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मान लेते हैं वैलिड है, और आगे चल के कुछ ऐसे लीगल चेंजेस हुए,
कोई ऐसी कंडीशंस जनरेट होती है जिसमें अब उस इवेंट के बाद हम कोर्ट में उसे प्रूव नहीं कर सकते, कोर्ट के द्वारा उसे लागू नहीं करवा सकते, तो उसे क्या बोला जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आगे और डिस्कस करेंगे। तीसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, दो पार्टी ने मिलकर क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट बनाया। एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट, और उसने कोई गलती नहीं की, वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलता रहा, और दूसरी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को नहीं मान रही है। तो जो पहली पार्टी तो बात मान रही थी ना, उसने तो कोई गलती नहीं करी, उस पार्टी के पास ये अधिकार अगर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको चालू करना चाहे, रखना चाहे, इन्फोर्स कराना चाहे, तो वो करवा सकती है। लेकिन दूसरी पार्टी जिसने गलती किया है वो इन्फोर्स नहीं करा सकता। मतलब इस केस में क्या है कि एक पार्टी कोर्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकती है और दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। तो ये क्या हो जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एक पार्टी के लिए वैलिड है और दूसरी पार्टी के लिए वॉइड है। इसके बाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो वैसे भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, असल में इलीगल एग्रीमेंट होता है, यानी ये लॉफुल ही नहीं है। और आखिरी है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो सब कुछ, लेकिन आपने हो सकता है कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं किया है। क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं किया है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा भाई? तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? इन्फोर्सिबिलिटी इसकी नहीं रहेगी। इट इज व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इन्फोर्सिबिलिटी। एक एक करके हम लोग डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे इसके बाद। दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन के हिसाब से। फॉर्मेशन के हिसाब से यहां पर 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कोई बात है जो मैं आपको लिखित में मुंह से बोल के या लिख के, रिटन या ओरल, मैं आपसे कहता हूं, एक्सप्रेस करता हूं, अपने आप नहीं हो रहा, एक्सप्रेस कर रहा हूं, और आप भी एक्सप्रेसली एक्सेप्ट करते हो, हां ठीक है। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट को आपस में एक्सप्रेसली बोला, सुना गया और एक्सेप्ट किया गया, ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बिना बोले हुए हो जाता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? होता है सर, एग्जांपल बताओ ना। जैसे कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए और वहां पे आप लगेज लेके खड़े हैं, वहां पर एक कूली आया और कूली ने आपका सामान उठाया और चल दिया, और आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उसने ना आपसे कुछ कहा, ना आपने उससे कुछ कहा, बट ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपके बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दूसरा एग्जांपल सुनो। अगर आप किसी बस में ट्रैवल करते वक्त आपने क्या किया? मतलब बस में एंटर हुए और आपने टिकट लेना है या नहीं लेना, आपके पास कोई आया ही नहीं, तो क्या मतलब आपके पास कोई टिकट पूछेगा नहीं तो टिकट नहीं लोगे क्या? अगर टिकट नहीं लोगे तो टिकट चेकर आपको पकड़ेगा। यानी आपके बस में बैठते ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिना किसी के कहे सुने हुए। इट इज व्हाट? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें तो बिहेवियर भी नहीं होता, अपने आप हो जाता है। सर ये क्या है? ये है कि किसी का सामान आपको मिल गया, तो आपको सामान मिल गया तो आप अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए कि आप उस सामान को वापस करने जाओगे, यह आपकी जिम्मेदारी होगी। डिटेल डिस्कशन बाकी है, तो अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। और आखिर ये ई कॉन्ट्रैक्ट आजकल ऑनलाइन आप कई जगह क्लिक कर देते हो, यस कर देते हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हो। कई जगह आप परमिशन अपने मोबाइल को दे देते हो, किसी सॉफ्टवेयर को दे देते हो, उस परमिशन के द्वारा आपके मोबाइल के कंटेंट कोई और यूज करने लग जाता है। आप ऑनलाइन बहुत सारे एग्रीमेंट करते हो, तो यहां पे इन सब चीजों की भी अब जरूरत नहीं होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप चलते हो अगर हो, तो ये ई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बताया: एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वाशी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स। अब परफॉर्मेंस के हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट है। परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। भाई दोनों पार्टी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी। भाई आपने मुझे प्रॉपर्टी बेचनी थी, आपने बेच दिया और मैंने आपको पूरी पेमेंट दे दी, तो क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड। दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, मौज करो जी, खत्म होगी बात। लेकिन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में अभी एक ने कुछ किया है या दूसरे ने कुछ किया है, बट अभी पूरी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब अभी अंडर प्रोसेस है, ये एग्जीक्यूटरी है। तो सर प्रोसेस किसका है? एक पार्टी की तरफ से कि दोनों तो पार्टी की तरफ से? तो अगर एक पार्टी की तरफ से बाकी है तो बोलोगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। सर क्या मतलब? जैसे आपने किसी सिंगर को, मान लेते सोनू निगम को, आपने क्या किया? इनवाइट किया कि एक इवेंट पे परफॉर्मेंस देना है,
वो उन्होंने आपकी एक्सेप्ट कर लिया, आपने फीस पेमेंट कर दी, तो आपके द्वारा तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से परफॉर्मेंस पूरी कर दी, लेकिन अभी तक वो इवेंट आया ही नहीं है। तो जब इवेंट आएगा तो उनकी परफॉर्मेंस बाकी है, तो ये क्या हो गया, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्जीक्यूटरी है, अभी एग्जीक्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर बोथ पार्टी के द्वारा अगर ऑब्लिगेशन बाकी है, दोनों पार्टीज ने ऑब्लिगेशन बाकी है, मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ करना बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यूनिलैटरल का मतलब होता है एक पक्षीय, वन साइडेड। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, बोथ साइडेड। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बेसिस पे बताया। पहला मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी, जिसमें वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनइनफोर्सेबल बताया। फॉर्मेशन के आधार पर मैंने 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट बताया, एक्सप्रेस्ड, इंप्लायड, क्वासी एंड द ई कॉन्ट्रैक्ट्स। और परफॉर्मेंस के आधार पर मैंने 2 बताया, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के मैंने 2 पार्ट्स बताए, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये हमारे समरी थे जो हमारे मतलब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग ग्राउंड्स पे है। एक बार इसको हम एग्जांपल के साथ भी डिस्कस करेंगे, बट वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।